क्योंकि वो ट्रेंड हमें पहले ही दिख रहा था और हमने आपके साथ शेयर भी किया था। वही माल बेचा गया काफ़ी हाई प्राइस पे। इस सेक्टर को लेकर हमारा व्यू काफ़ी नेगेटिव है। इंडेक्स को ऊपर ले जाना कौन सी बड़ी बात। मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है कि मार्केट में इस वक्त काफ़ी एक्टिविटी हो रही है और वही चीज़ अब सच में साबित होती हुई हमें देखने को मिल रही है। इस साल का हाईएस्ट टर्नओवर रहा। तो मुझे लगता है अगले 2 क्वार्टर तक इवन टीसीएस इतना गिरने के बाद भी ना किस स्टॉक को पिक करना है। अब हमारा जो एग्जिट का लेवल क्या होगा शॉर्ट का, जैसे इस लेवल से ऊपर मार्केट जाता है, सस्टेन करता है, सर आज मार्केट में एक्सट्रीम पैनिक देखने को मिला और 25,000 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो भी टूट गई है। तो ये इतनी बेयरिशनेस का रीज़न क्या है, जबकि खबर तो ये आ रही है कि ट्रेड डील फाइनली हो ही जाएगी। ओके तो अभी तक तो इसी एंटिसिपेशन में मार्केट्स ऊपर के लेवल पे सस्टेन कर रहे थे, लेकिन आज के दिन ना इनफैक्ट मैं कहूँगा कि पिछले 2-3 दिनों से कई नेगेटिव ट्रिगर्स मार्केट में आ रहे हैं। मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है कि मार्केट में इस वक्त प्रॉब्लम क्या है कि देयर आर नो फ्रेश पॉजिटिव ट्रिगर्स। अब पहले ट्रेड डील की बात कर लेते हैं। तो ट्रेड डील में अब ऐसा लगता है कि शायद ना हो, इस तरीके की क्लूज मिल रहे हैं। कई एनालिस्ट लोगों ने कहा है कि ट्रेड डील नहीं हो पाएगी, कई ने कहा है कि ट्रेड डील ना ही करें तो अच्छा है क्योंकि हमें किसी तरफ से राहत नहीं मिल रही है। अब अगर रिसेंट आप न्यूज़ फ्लो को ट्रैक करोगे तो चाइना के साथ हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की काफ़ी नज़दीकियाँ हो रही हैं, काफ़ी एक्टिविटी हो रही है। मैं नज़दीकियाँ तो नहीं कहूँगा। और एक तरीके से जो वो कंट्रीज़ जो टैरिफ्स के शिकार हैं जैसे कि चाइना, रशिया, ब्राज़ील, इंडिया, ये एक फ्रंट में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक इंडिकेशन है कि शायद हमारे देश के जो कर्ता धर्ता हैं वो प्लान बी पर काम कर रहे हैं कि अगर वहाँ पे कुछ नहीं हुआ तो हम जो है इस पे करेंगे। अब इसका अगर आप देखें तो मार्केट इसको कैसे रीड करता है, मार्केट इसको ऐसे रीड करता है कि फिर हमें टैरिफ की बड़ी मार झेलनी पड़ सकती है और हमारा फार्मा आईटी सेक्टर दोनों में उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो एक तो इस फ्रंट पर कोई हमें रिलीफ नहीं है। दूसरा अगर आप देखें पिछले 2-3 दिनों से आईटी सेक्टर के रिजल्ट्स आ रहे हैं और हम देख रहे हैं आइदर उनके रेवेन्यू डाउन हो रहे हैं या फिर उनके नेट प्रॉफिट्स डाउन हो रहे हैं। दोनों हमने देखा, टेकएम में भी देखा, एचसीएल में भी हमने वही देखा और टीसीएस में भी हमने वही देखा। साथ ही उनकी गाइडेंस भी कुछ अच्छी नहीं आ रही है। अब आज विप्रो का भी रिजल्ट आ गया और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव्स नहीं है। अब आईटी सेक्टर में भी प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे भी कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स नहीं आ रहे हैं। रिजल्ट सेशन ऑलरेडी शुरू हो गया है। अब बैंकिंग सेक्टर के भी रिजल्ट्स आने शुरू हो गए। आज एक्सिस बैंक का कल रिजल्ट आया। हमने पहले भी आपके साथ शेयर किया है कि जो एस्टिमेट्स आ रहे हैं उनके रेवेन्यू में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ओके, और वही चीज़ अब सच में साबित होती हुई हमें देखने को मिल रही है। एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स बहुत बुरे आए और स्टॉक 5% डाउन रहा। और बात सिर्फ परफॉर्मेंस की नहीं है, जो हम स्ट्रेस की बात कर रहे थे, लगातार बैंकिंग सेक्टर में स्ट्रेस की बात कर रहे थे, वही देखने को मिल रहा है। अब आप देखिए बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर का निफ्टी में वेट करीब 32-33% है। आईटी में अगर आप देंगे तो 14% का आपका 14-15% का वेट है। तो आप यहाँ पे 40-45% वेट की बात कर रहे हैं जो सेक्टर परफॉर्म नहीं करेगा। तो ऐसे में मार्केट्स कैसे जाएंगे? आप खुद सोचिए, जब आपका 40-45 % आपका वेट जो कंपनीज होल्ड करती हैं वो अंडर परफॉर्म करेंगी और बाकी के सेक्टर में ऐसा नहीं है कि वो सारे लॉसेस को कवर कर लेंगे, वो खुद भी स्ट्रेस में है जैसे कि एफएमसीजी। तो कैसे मार्केट आउट परफॉर्म करेंगे? तो इस वजह से अब जब ये अभी तक ये था कि चलो मार्केट को लग रहा था कि शायद कुछ पॉजिटिव आ जाए, Q1 के रिजल्ट कुछ अच्छे आ जाए, लेकिन जो वो उम्मीद थी ना अब वो भी टूटती हुई दिख रही है। सर अभी कुछ ही दिनों पहले मार्केट जब 26,000 पार कर गया था एंड ऑल टाइम हाई तक पहुंच गया था, मगर देखते ही देखते कुछ ही दिनों में 1000 पॉइंट्स की गिरावट भी हो गई। तो क्या ये एक सेटअप था रिटेल वालों को फंसाने का? इसके बारे में देखो हमने पहले भी कई बार बात की है।
और मैं ऐसे बात नहीं करूँगा, मैं आपके साथ कुछ डेटा शेयर करता हूँ। तो अगर हम एक एक करके देखें, इस साल अगर आप देखिए 2025 में जून तक करीब हम 57,000 करोड़ के IPO हमने लॉन्च किए। ओके, 133 IPOs आए। ओके, पिछले साल 1.18 लाख करोड़ के आए थे, और हम जानते हैं कि पिछले साल जब IPOs आए उसके बाद क्या हुआ, और अभी हमने IPO सीजन कंप्लीट किया है, इतने सारे IPOs आए। ओके, दूसरी बात अगर आप देखें कि पिछले साल जून में हाई टर्नओवर था, मंथली टर्नओवर की अगर बात करें NSE में हाई था, 1.6 लाख करोड़ का एवरेज टर्नओवर था। अगर आप मई के महीने में देखें तो इस साल का हाईएस्ट टर्नओवर रहा। तो ये भी पिछले साल के हाईज के पैटर्न को हमें से मैच होता हुआ दिख रहा है ना। मार्जिन ट्रेडिंग की बात करें तो ये फिर से 2024 के हाई के बराबर था, करीब 81,000 करोड़ का जो मार्जिन ट्रेडिंग फंड है, अगर सारे ब्रोकर्स का जोड़ दें, वो मई के महीने में था। ओके, वहीं अगर आप प्रमोटर सेलिंग की बात करें तो अप्रैल के मंथ में 64,000 करोड़ का था, मई के महीने में 43,000 करोड़ का था। ये सब कुछ आपको क्या बता रहा है? ये सब कुछ बता रहा है कि स्टॉक्स को, माल को चेपा गया है। रिटेल को पहले मार्केट को चढ़ाया गया और फिर रिटेल को वही माल बेचा गया काफ़ी हाई प्राइस पे। ध्यान रहे कि हमारा जो इस वक्त PE है निफ्टी का 23 से ऊपर है, लास्ट ईयर के बराबर हाई से। और अगर हम फंडामेंटल्स में देखें, क्या है पॉजिटिव, आप मुझे बताइए। कंजम्पशन इज गोइंग डाउन, आपके रिजल्ट्स नेगेटिव आ रहे हैं, कंपनीज परफॉर्म नहीं कर रही हैं, हर कंपनी आके रोना गाना कर रहा है कि भाई बिजनेस नहीं है। तो जब फंडामेंटल्स आपके सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और हर फैक्टर यही इंडिकेट कर रहा है कि बड़े पैमाने पर स्टॉक की डंपिंग हुई है, तो ये हमें क्या बताता है? ये यही बताता है कि रिटेल को बहरा बनाया गया। एक बार फिर लास्ट ईयर बनाकर उनको माल चेपा गया ऑल टाइम हाई वैल्यूएशंस पर, FIAs ने एग्जिट किया और वही कहानी अभी रिपीट होती हुई दिख रही है। और इसको लेकर हम लगातार बात कर रहे थे, आपके साथ शेयर कर रहे थे। और ये जो तेज़ी आई थी पिछले महीने, अप्रैल के महीने में अगर आप देखें, मई के महीने में आप देखें, तो वो सिर्फ DIIs की वजह से आई थी। और इस तेज़ी का इस्तेमाल करके रिटेल को भी मार्केट में लाया गया। और मई के महीने में हमने देखा कि रिटेल का भी फर्स्ट टाइम मल्टी मंथ्स के बाद वो नेट बायर बने, क्योंकि उससे पहले वो उस जो भी राइज देखने को मिल रहा था उसको घबराकर सेलिंग कर रहे थे। तो ये जो मार्केट में तेज़ी लाई गई, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया, वो क्यों लाई गई? क्योंकि रिटेल को माल चेपना था IPO से, प्रमोटर सेलिंग से और FII एग्जिट से। तो पूरी तरीके से रिटेल को बकरा बनाया गया। अब देखिए, मई के महीने में ये सारा डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया। मई के महीने में 25,000 का हाई लगा, उसके बाद 1,000 पॉइंट की और रैली देखने को मिली, वो रिटेल लेकर गया और फिर वापस से अब हम 25,000 के नीचे आ गए। तो जब तक आपके फंडामेंटल्स आपको सपोर्ट नहीं करेंगे लेवल का, तब तक आप कैसे मानेंगे कि ये जेन्युइन रैली है? तो ये पूरी की पूरी रैली जो है ना, पूरी तरीके से मैं तो इसे फ्रॉड रैली ही कहूँगा। 2021 के बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में हमने ऐड किया था कोचिन शिपयार्ड, जिसने 2 साल में 10 गुना से ज़्यादा रिटर्न दिया, क्योंकि एक पैरामीटर चीख के कह रहा था मुझे खरीदो खरीदो खरीदो। और ये कोई तुक्का नहीं था, क्योंकि 2021 के पोर्टफोलियो में कई स्टॉक्स मल्टी बैगर साबित हुए। और जो हमारा लेटेस्ट 2024 का पोर्टफोलियो है, रीसेंट ब्लड बाथ में भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बना रहा। तो क्या आप सीखना चाहते हैं कि कैसे हम मल्टी बैगर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे हम एक छोटे स्टॉक को बड़ा स्टॉक बनने से पहले पकड़ सकते हैं? इफ़ यस, तो हमसे जुड़िए और इस इवेंट को अटेंड करने के बाद आपके इन्वेस्टिंग डिसीजंस में एक नया कॉन्फिडेंस होगा और आप इन्वेस्टिंग को एक नए नज़रिए से देख पाएंगे, ज़्यादा क्लैरिटी के साथ। इन्वेस्ट फॉर अल्फा, अ 2-day ऑनलाइन वर्कशॉप, जहां पे
आप कुछ खास सीखेंगे, जैसे कि हाउ टू स्पॉट मल्टीबैगर्स, इवैल्यूएटिंग अ स्टॉक, वैल्यूएशन पैरामीटर्स और भी बहुत कुछ। 26 एंड 27 जुलाई सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक। इन्वेस्ट फॉर अल्फा, इन्वेस्ट लाइक अ प्रो, बी एन ओजी इन्वेस्टर। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. सर इसी साल जनवरी में आपने एक वीडियो बनाया था, एक्सिस बैंक तो गयो, और 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा था। और आज का मैं न्यूज़ देख रहा था, एक्सिस बैंक तो सच में गयो। इसके बारे में कुछ डिटेल्स में बताइए ना। एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स है काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहे। हालांकि हम इतना डिसअपॉइंटेड नहीं है, क्योंकि वो ट्रेंड हमें पहले ही दिख रहा था और हमने आपके साथ शेयर भी किया था, और उसी का रेपिटेशन होता हुआ दिखा है। कोई नई चीज़ देखने को नहीं मिली है। ओके, तो इनका प्रॉफिट 4% डाउन रहा, सबसे बड़ा नेगेटिव। उससे भी बड़ा नेगेटिव क्या है कि 8300 करोड़ का स्लिपेज हुआ है। 71% राइज इन स्लिपेज, यानी कि जो बैड लोन्स हैं उसमें 71% का राइज हुआ है। अब ये 8300 करोड़ में से करीब 7500 से ज़्यादा करोड़ के लोन रिटेल के हैं। तो रिटेल की ये भी स्थिति दिखा रहा है कि किस तरीके से वहाँ पर डिफ़ॉल्ट्स हो रहे हैं। साथ ही जो प्रोविजनिंग है वो भी करीब 3000 करोड़ से ज़्यादा की है, यानी कि इतना पैसा आप नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे और उसे आपको एज ए रिज़र्व में रखना पड़ेगा। तो अब आप बताइए, एक तरफ आपके स्लिपेज बैड लोन्स पड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आपका वो पैसा फर्दर लोन देने के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो ये हमें क्या बता रहा है? और आपको क्या लग रहा है 8300 करोड़ का जो स्लिपेज है ये कोई मामूली रकम है? इट्स ऑलमोस्ट $1 बिलियन। और ये मुझे तो लगता है कि आप किसी एक इंडिया के एक ज़िले को लो, उनके सारे लोगों की टोटल इनकम और उनके सारे खानदान ने जितना पैसा कमाया है उसको जोड़ लो तो भी ये नहीं आएगा। तो इतना पैसा ये लूज़ कर रहे हैं। अब ये इंडिया का 4th लार्जेस्ट बैंक है, तो जब 4th लार्जेस्ट बैंक की ये हालत है तो बाकियों की क्या होगी? कोई बहुत अच्छी तो उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि सबका बिजनेस मॉडल एक है और हम जानते हैं बिजनेस मॉडल एक क्या है। बिजनेस मॉडल यही है कि कस्टमर को जाकर फ़ोन करो, उसको अपने टारगेट्स को मीट करने के लिए तरह तरीके से उनको प्रलोभन दो और उनसे अपने प्रोडक्ट्स बिकवाओ। तो इस मॉडल के बेसिस पर आप कब तक अपनी दुकान चलाएंगे? तो ये बैंकिंग इंडस्ट्री इसीलिए जो है हमारे हिसाब से कम हम इसमें बहुत ज़्यादा होप नहीं देखते हैं। और ठीक है, इक्का दुक्का आपको स्टॉक्स शायद मिल जाएं, वो हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इस सेक्टर को लेकर हमारा व्यू काफ़ी नेगेटिव है। सर आईटी सेक्टर्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं और आज विप्रो का भी आया, पर सर क्या इसके रिजल्ट्स वाकई में इतने अच्छे थे कि इतनी बेरिशनेस में भी 2% का रैली दे दिया इसने? रिजल्ट्स देखो इन लाइन थे, जैसे बाकियों के आए वैसे ही आए। तो हम रिजल्ट्स में क्या देख रहे हैं, किसी का रेवेन्यू अप है, किसी का प्रॉफिट डाउन है, किसी का प्रॉफिट अप है, किसी का रेवेन्यू डाउन है, किसी केस में ईयर ऑन ईयर राइज दिख रहा है बट सीक्वेंशली देखें तो गिर रहा है। तो इस तरीके की खिचड़ी पक रही है, कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही है। कंसिस्टेंसी मतलब हम देखना चाहेंगे कि आपके रेवेन्यूज़ भी बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, सीक्वेंशली भी बढ़ रहा है और ईयर ऑन ईयर भी बढ़ रहा है, जो कि हमें किसी आईटी कंपनी में देखने को नहीं मिल रहा। अब अगर आप विप्रो का ही देख लें तो ईयर ऑन ईयर तो इनके प्रॉफिट्स इन्होंने अच्छा किया, लेकिन रेवेन्यू अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर उसमें बहुत मामूली सी बढ़त है, 0.77% का। ओके, और क्वार्टर एंड क्वार्टर इनका एक्चुअली डिप हुआ है। तो वही कहानी देखने को मिल रही है, कुछ भी यहाँ पे प्रॉमिसिंग नहीं है। कंपनी ने नेक्स्ट जो क्वार्टर का गाइडेंस दिया है वो कहा है कि इससे बेटर होगा। कांस्टेंट करेंसी में वो लो सिंगल डिजिट का ही ग्रोथ देखने को मिलेगा, 1-2% का, बट बेटर होगा। लेकिन विप्रो का स्टॉक आज आप देखिए 2% अप है, ज़्यादातर स्टॉक्स डाउन है, कई स्टॉक्स 2-2% डाउन है, लेकिन ये आई थिंक बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक होगा आईटी इंडेक्स का। तो रिजल्ट्स खराब तो आए, अच्छे तो नहीं कहेंगे, और ऐसे ही रिजल्ट्स में बाकी कंपनी नेगेटिव रही। टीसीएस भी हमने देखा, टेक महिंद्रा भी देखा, लेकिन ये 2% अप था। उसका वजह क्या है?
उसकी वजह है कि मैनेजमेंट ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि हम इस प्रॉब्लम से उबर जाएंगे। उन्होंने कहा है कि हमारी बड़ी डील्स पाइपलाइन में हैं और हम काफ़ी होपफुल है कि हम उन डील्स को कर लेंगे। तो जो मैनेजमेंट जब इस तरीके की बातें करता है, और हम जानते हैं ये कोई सड़क छाप मैनेजमेंट नहीं है किसी भी कंपनी का, ओके, एक ट्रस्टेड मैनेजमेंट है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इनका पूरा इतिहास रहा है। तो जब ऐसी कंपनी कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है कुछ, तो मार्केट सुनता है। तो अगर आप सारी आईटी सेक्टर्स को अगर देखें, उनके जो भी रिजल्ट्स अभी आए हैं उनके एनालिसिस करें, तो वहाँ हमें क्या देखने को मिलता है? पहली चीज़ कि इनडिसाइसिवनेस है टैरिफ्स की वजह से। दूसरा कि ओवरऑल जो बड़े डील्स हैं वो क्रैक नहीं हो रहे हैं, लोग काफ़ी टाइम ले रहे हैं डील को ओपन करने के लिए। और साथ ही जो एआई वगैरह न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनमें ये सारी कंपनीज काम कर रही हैं। तो एक तरीके से, जैसे मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया, कि इन्हें अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ेगा, और वो रीइन्वेंट करने के लिए जो है इन्हें थोड़ा टाइम चाहिए होगा। तो मुझे लगता है अगले 2 क्वार्टर तक ये इसी तरीके से चलेगा। हो सकता है यहाँ से प्राइजेस नीचे ही जाएं अगर यूएस मार्केट से कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है या कुछ टैरिफ वैरिफ का चक्कर पड़ जाता है, लेकिन ये अपने जो मार्जिन्स को मेंटेन कर लेंगे। और मुझे लगता है कि अगले साल कम से कम ये कंपनीज इससे बेटर सिचुएशन में होंगी। हाँ, ड्यूरिंग दिस टाइम इनके स्टॉक प्राइस में गिरावट हो सकती है, क्योंकि वो सीधा फॉरेन मार्केट से कोरिलेटेड होती है। ओके, हम कोशिश करेंगे कि इसका एक आईटी सेक्टर और इन कंपनीज़ के रिजल्ट्स का कंपैरिजन करके एक वीडियो अपने मेंबर्स सेक्शन में डालें, जो कि सीरियस इन्वेस्टर्स हैं वो उसे रेफ़र कर सकें और उससे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जान सकें। सर, ऑडियंस के कुछ सवाल ले लेते हैं। सबसे पहले साहिल जी पूछ रहे हैं कि एफआईआई 2021 से आज तक 8 लाख करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं ऑलरेडी। उस समय निफ्टी 17,354 था और आज निफ्टी 25,000 प्लस है। सोचो एफआईआई की क्या औकात है। ओके, सो अच्छा क्वेश्चन है। और मैं एक चीज़ तो कह सकता हूँ कि इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है तो ऑब्वियसली ऐसा क्वेश्चन इसलिए पूछा है क्योंकि मार्केट का शायद इनको ज़्यादा अनुभव नहीं है। नो डिसरिस्पेक्ट, लेकिन ये एक स्वाभाविक क्वेश्चन आ सकता है कि एफआईआई सेल कर रहे हैं, मार्केट तो ऊपर जा रहा है। देखिए, यही एफआईआई का खेल है कि वो इंडेक्स को तो ऊपर ले जाते हैं और स्टॉक्स में बेचते हैं। इंडेक्स को ऊपर ले जाना कौन सी बड़ी बात है? अगर आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, आप इंडेक्स के टॉप 5 कंपनीज को खरीदना शुरू कर दो, इंडेक्स भागना शुरू हो जाएगा। ओके, तो प्रश्न ये है कि उन्होंने माल को बेचा, उसे खरीदा कौन? उसे खरीदा डीआईआईज ने, जिसके पास रिटेल का पैसा रहता है। तो उन्होंने नीचे के लेवल पे खरीदा, ऊपर के लेवल पर बेचा, प्रॉफिट कमाया। उस प्रॉफिट को पे किसने किया? हमारे देश का रिटेल ने पे किया, थ्रू डीआईआई या थ्रू डायरेक्ट इक्विटी। और वो पैसा लेकर बाहर चले गए। फिर वो आए और फिर वो खरीदारी की कुछ इंडेक्स के स्टॉक्स, इंडेक्स को बढ़ाया, जैसा कि अभी हमने रिसेंट में देखा, और फिर वो माल बेचकर ले गए। इस साल फर्स्ट 6 मंथ्स में 1 लाख करोड़ का उन्होंने माल बेचा, जो कि 3 साल का हाईएस्ट फिगर है। ओके, नाउ अब जो उनका बेस क्वेश्चन है कि भाई वो तो बेच रहे हैं पर मार्केट तो ऊपर जा रहा है, तो इसमें वही खेल होता है कि इंडेक्स को वो ऊपर लेकर जाते हैं और स्टॉक्स को बेचते हैं। और अगर आप किसी भी रिटेल से बात करेंगे ना, अगर आप पिछले 1 साल में आप देख लो, ज़्यादातर के रिटेल के पोर्टफोलियो में लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। 10%, 20%, 30%, 40% तक के लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। ओके, और हम जानते हैं कि इंडेक्स भले ही ऑल टाइम हाई से 4-5% नीचे है, लेकिन कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो 20-20, 30-30, 40-40% नीचे हैं। ओके, तो इसको लेकर हमने वीडियो भी आपको बनाया और दिखाया कि किस तरीके से मार्केट तो ऑल टाइम हाई के पास पहुंच गया, लेकिन जो रिटेल के फेवरेट स्टॉक्स हैं वो बुरी तरीके से ब्लीड कर रहे हैं। तो ये एफआईआई का खेल है,
इसे हर इन्वेस्टर को जानना और समझना ज़रूरी है और हमारी कोशिश यही रहती है कि आप इस खेल को समझें और जानें। सर अगले सवाल पे बढ़ते हैं। राजेश जी पूछ रहे हैं, हाय सर, आई वांट टू बाय अ लार्ज नंबर ऑफ आईटी शेयर्स इन डिप एंड आई एम वेटेड फॉर बिग करेक्शन, शुड आई वेट और बाय नाउ? ओके जब भी आप बड़े इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि पहली चीज़ तो ये कि हम उसे एक झटके में सारा पैसा ना लगाएं। ओके, स्पेशली जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, प्राइजेस ऑल टाइम हाई पे के आसपास है, जितना महंगा माल आप खरीदेंगे उतना आपको प्रॉफिट कम होगा। ओके, आप खरीदना चाहते हैं, आप शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन अभी लेवल्स हाई है। हमने कुछ दिन पहले आपको वैल्यूएशंस की बात की थी टीसीएस की। इवन टीसीएस इतना गिरने के बाद भी थोड़ा ओवर वैल्यूड ही है। ओके, तो एज एन इन्वेस्टर हमें कोशिश करना है कि सस्ता खरीदें। सस्ता खरीदने के लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा, या आप एक छोटी क्वांटिटी अभी खरीद सकते हैं और नीचे के लेवल पर आप बाय करेंगे। मुझे लगता है कि हमें 30% तक के फॉल के लिए वेट करना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? पहली बात तो आपने कंपनी की कमेंट्री सुनी, कोई भी कमेंट्री ऐसी ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन पोर्ट्रे नहीं कर रही, हर कोई कंसर्न्स जता रहा है, तो कुछ ड्रामेटिक तो होने वाला है नहीं। दूसरा, जो ग्लोबल लेवल पर खतरे मंडरा रहे हैं, इंडिया यूएस डील, टैरिफ, यूएस में रिसेशन, आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो रिसेशन का इम्पैक्ट आईटी सेक्टर में क्या होता है ये देखने के लिए आप 2008 में जाइए और देखेंगे कि किस तरीके से ये बड़े बड़े स्टॉक्स गिरे थे। तो इसलिए सेंस नहीं बनता है कि आप इतने हाई लेवल पर खरीदें, थोड़ा गिरावट का वेट हमें करना चाहिए। मुझे लगता है 30% तक के फॉल के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। ओके, नाउ किस स्टॉक को पिक करना है? पहली चीज़, बेट ऑन लार्ज आईटी स्टॉक्स जिनका ग्लोबल बिजनेस है, क्योंकि रिस्क थोड़ा मैनेज हो जाता है। वो इंडिया में भी बिजनेस करते हैं, यूरोप में भी करते हैं, यूके में भी करते हैं, अमेरिका में करते हैं, लैटिन अमेरिका में करते हैं, तो थोड़ा डाइवर्सिफाइड होता है। ओके, साथ ही ऐसे कंपनीज़ पर बेट करना है जो कि कंप्लीट प्लेयर है, वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब उसमें भी अगर आपको कंपनी पिक करनी हो, उनकी मैनेजमेंट की कमेंट्री देखिए, कौन कितना ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन पोर्ट्रे कर रहा है। कम से कम जो हमारे टॉप 4 या 5 कंपनीज हैं उनके बारे में कह सकता हूँ, उनका मैनेजमेंट काफ़ी हद तक हम उस पर विश्वास कर सकते हैं कि वो जो बोलेंगे वो सही चीज़ ही बोलेंगे। तो इस तरीके से आप पिक कर सकते हैं। लार्ज आईटी स्टॉक्स में आप जानते हैं हमारा फेवरेट स्टॉक कौन है, वो है टीसीएस। और टीसीएस अभी मुझे लगता है 200-300 रुपये ओवर वैल्यूड है, उसकी जो वैल्यू की बात करें। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि 200-300 रुपये नीचे आएगा तो हमें सारे पैसे लगा देने। क्यों? क्योंकि ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से उसमें भी फर्दर गिरावट हो सकती है। ओके, अगर आप सही वैल्यूएशन पे खरीदेंगे तो जब भी मार्केट रिबाउंड करेगा, जब भी आईटी सेक्टर में पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, तो वो आपको अच्छे रिवॉर्ड्स देकर जाएगा। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगले हफ्ते मार्केट आपको कहाँ जाता हुआ दिख रहा है? मार्केट का व्यू देखो, हम लगातार आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि हमें बाइंग इस मार्केट में नहीं करना है। मोर और लेस हमारा व्यू बेरिश ही है, और बीच में हमने ज़रूर आपके साथ जो 2 दिन हमें बाउंस देखने को मिला था, उस बाउंस की चर्चा हमने की थी, और हमने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि 25,150 इसके नीचे ही हमें शॉर्ट रहना है। और फिलहाल मार्केट्स नीचे जा रहे हैं। आज का डेटा मैं जो देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे बेरिशनेस नहीं दिख रही है। ओके, मुझे लगता है कि आज जो गिरावट हमें देखने को मिली है वो खास करके एक्सिस बैंक हुआ, बैंकिंग सेक्टर हुआ, थोड़े बहुत आईटी सेक्टर्स हुए, कम स्टॉक्स ने गिरावट की है। तो ये थोड़ा सा होप देता है कि शायद हमें 1-2 बाउंस भी 1-2 दिन में देखने को मिल जाए। ओके, तो अभी हमें क्या रखना है कि हमने आपके साथ कहा था कि 25,150 उससे नीचे शॉर्ट रही है। अभी हम 25,000 से नीचे आ गए हैं। ओके, ऐसे में अब हमारा जो एग्जिट का लेवल क्या होगा शॉर्ट का, 25,000 को आप अब अपना शॉर्ट्स का स्टॉप लॉस मान के चलिए। ओके, जैसे इस लेवल से ऊपर मार्केट जाता है, सस्टेन करता है, शॉर्ट्स को कट कर दीजिए। डोंट गो लॉन्ग येट। इस वक्त लॉन्ग की सिचुएशन नहीं है, एक टेक्निकल बाउंस की सिचुएशन देखने को
मिल सकती है। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि काफ़ी कम स्टॉक्स ने आज मार्केट में गिरावट की। अगर आप आईटी सेक्टर को भी देखें तो वो आज फ्लैट ही रहा और ज़्यादा गिरावट हमें बैंकिंग सेक्टर में ही देखने को मिली है। इसलिए 1-2 दिन में बाउंस आ सकता है। अभी आप शॉर्ट्स अगर रखे हुए हैं आप रखिए, 25,000 का स्टॉप लॉस को मेंटेन करिए।